देश में जब विपक्ष का स्वीकार्यता का मदार लीडर ऑफ ओपोजिशन और देश का विपक्ष लगातार एक से एक प्रोपोगेंडा अपनाते जा रहा है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। तो इसमें भी विपक्ष को दिक्कत है। इनको लग रहा है कि इंडी अलायंस के जो वोटर हैं इनके नाम काटे जा रहे हैं। तो इनको ये कैसे पता है कि केवल इंडी अलायंस के जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बोला था कि इस लोकतंत्र में एक बड़ा बम फोड़ने की बात की थी। और वही राहुल गांधी ने कल 7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा ही आरोप विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष लगातार से वे सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का सेना पर या फिर किसी भी प्रकार के संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं है। तो उसी प्रकार से कल बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने फर्जी सत्ता में शासित कर रहे पार्टी के द्वारा किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है उसको लेकर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा का एक वहाँ से डाटा निकाला और वहाँ उस विधानसभा में किस तरह से वोटों की फर्जीवाड़ा किया गया, इस पर उन्होंने राहुल गांधी ने प्रकाश डाला। और उस विधानसभा में मेजर 4 से 5 कारण उन्होंने गिनाए, और जिसमें से पहला कारण है राहुल गांधी का। उन्होंने यह बताया कि सबसे पहले तो सत्तारूढ़ दल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को जोड़ती है। और उसके बाद एक और राहुल गांधी का आरोप है, जो डुप्लीकेट वोटर जोड़े गए हैं उनके एड्रेस भी गलत हैं। और एक और आरोप है, एक ही पते पर कम से कम 80 से 90 लोगों का वोटर कार्ड बना हुआ है एक ही पते पर। और एक और राहुल गांधी का आरोप है कि जितने भी डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं उनमें उनके वोटर आईडी कार्ड में न तो किसी प्रकार का फ़ोटो था, अगर फ़ोटो था तो वो पहचानने योग्य नहीं था। और एक और आरोप है राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है, और सवाल उठाना भी जायज़ है, क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करती है और जवाब मांगती है, लेकिन किसी भी प्रकार के निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया है, लेकिन इस पर अब जवाब कब देगी इलेक्शन कमीशन, इस बात को देखा जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। खैर, यहाँ जवाब सत्ता पक्ष से नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ तो एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा जा रहा है कि किस प्रकार से
इलेक्शन कमीशन के एम्पायर ही बिक जाते हैं और इससे बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये डायरेक्ट आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन के जो मेन एम्पायर हैं वही बिक जाते हैं सत्ता पक्ष की ओर, और इससे विपक्ष को हानि होता है और बीजेपी की जीत होती है। तो इससे यह मुद्दा अभी पूरा देश में बहुत बड़ा मात्रा में फैल गया है और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने में सफल हो गए हैं राहुल गांधी कि सच में सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो घोटाले करती है, इसीलिए बीजेपी को ज़्यादा सीटें आती है और विपक्ष को कम सीटें प्राप्त होती है। हालांकि आप देखें तो पिछले साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कर्नाटक को कांग्रेस ने जीता, झारखंड को कांग्रेस ने जीता, इंडिया अलायंस के गठबंधन ने ही जीता। तो यानी अगर इंडिया अलायंस अगर चुनाव जीतती है तो इनको लगता है कि हम जीते हैं, लेकिन अगर ये चुनाव किसी भी राज्य में हार जाती है तो इनको लगता है कि ईवीएम हैक था। तो इस प्रकार की राजनीति, दोहरी रवैया की राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में आपकी स्वीकार्यता है तो वहाँ तो आपको वोट मिलता है, लेकिन जहाँ आपको स्वीकार्यता नहीं है वहाँ पर भी आप चाहेंगे कि हम ही को ही जनादेश मिले। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको लोग चाहेंगे उसको वोट देंगे। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब उस पर आया है कि राहुल गांधी ने जो निराधार आरोप लगाए हैं उस पर राहुल गांधी एक शपथ पत्र पर साइन करके उपलब्ध कराए और चर्चा में आए, इसका जवाब दिया जाएगा राहुल गांधी को, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। अब राहुल गांधी तो माफ़ी वीर हैं, माफ़ी मांगने में टैलेंटेड हैं, चाहे वह सेना के मामले में इससे पहले फटकार लगा हो, चाहे कितनी बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की थी कि वोट की चोरी होती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको राहुल गांधी को कितने भी केस में इनको माफ़ी मांगना पड़ा है, और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक शपथ पत्र पर राहुल गांधी को साइन करने बोला है और साइन करके उस पर चर्चा करने की बात की गई है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। और इस बात को स्वीकार इसलिए नहीं किया गया है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हमने तो लोकसभा में संविधान का शपथ लिया है, तो फिर से हम शपथ लेकर शपथ पत्र में साइन करके हम आपके पास क्यों जाएं। तो यहाँ भी एक मुद्दा उठता है कि राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं अगर उतना ही सत्यता है तो क्या डर है, राहुल गांधी एक शपथ पेपर में साइन करके जाके बहस कर ले इलेक्शन कमीशन से, लेकिन वो भी करने में राहुल गांधी को डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो साफ बात है कहीं ना कहीं फेक नैरेटिव चलाने के लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। तो इस प्रकार से राजनीति अभी चल रहा है। हालांकि अगर राहुल गांधी का आरोप है तो इस पर तो चर्चा परिचर्चा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में परिचर्चा नहीं होगा तो ये देश एक एकात्मक शासन की ओर बढ़ जाएगा। जैसे रसिया में एकात्मक शासन है, चीन में एकात्मक शासन है, प्रेसिडेंट रूल जैसा काम होने लगेगा। तो इस पर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप सभी लोगों को विश्वास में लेकर आप एक स्वतंत्र राजनीति करें जिसमें जन जन की भागीदारी हो।
जिसमें एक एक लोगों की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की भागीदारी हो। लेकिन इसी पर संदेह है विपक्ष को कि आज की जो सत्तारूढ़ दल है वे किसी भी वर्ग को साथ में लेकर नहीं चल रही है। तो केवल इस प्रकार के फेक नैरेटिव चलाने से विपक्ष को सत्ता प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े पर आधारित जो बात किया जाना है वो बात किया जाना चाहिए। और विपक्ष एक लगातार नैरेटिव सेट करने में सफल रहती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही इन्होंने इस प्रकार के बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं इलेक्शन कमीशन पर, और इसका चुनावी फायदा हो सकता है विपक्ष को। विपक्ष में शामिल है बिहार में अभी आरजेडी प्लस कांग्रेस है और सीपीआई है। तो इनको ये आरोप लगाने से बिहार में एक बहुत बड़ी वोटों में बढ़त मिल सकती है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं तो घोटाला करती है। इसलिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही इतने बड़े आरोप लगा दिए हैं। अगर आरोप लगाने के बाद ये हार जाते हैं इलेक्शन बिहार में, इंडिया अलायंस अगर हार जाती है, एनडीए अलायंस की अगर जीत होती है बिहार में, तो ये खुले आम कहेंगे विपक्ष वाले, इंडिया अलायंस वाले, कि हमने तो पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर बैटिंग कर रहा है, और आज इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने हार गया। इस प्रकार की नैरेटिव पहले ही सेट कर चुके हैं राहुल गांधी और विपक्षी, ताकि अगर हार भी जाएं तो सीधा का सीधा आरोप लगा दें इलेक्शन कमीशन पर। ये नहीं देखें कि हमारे में कमियां क्या रही और किस प्रकार से हम लोगों से जुड़ नहीं सके। तो विपक्ष का यही एजेंडा चल रहा है। और आप देख लीजिएगा, अगर बिहार में एनडीए की फिर से जीत होती है और इंडिया अलायंस की अगर हार होती है, तो यही बोला जाएगा, सबसे पहले यही भाषण आएगा। अगर हार होती है तो सीधा का सीधा यही बोला जाएगा कि इलेक्शन कमीशन बिक चुकी है सत्ता पक्ष के हाथों में। और अगर जीत होगा, इंडिया अलायंस का बहुमत मिलता है, तो ये स्पष्ट कहेंगे कि हमने जो चुनाव से पहले मुद्दा उठाए थे उस पर काम हुआ, तो आज देखिए सही से वोटिंग प्रक्रिया हुआ और आज हम सत्ता में हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये अपने नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम किस प्रकार का प्रतिक्रिया देंगे। इस प्रकार की राजनीति, दोहरे चरित्र की राजनीति होती है विपक्ष की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस किसी भी सभा में जाते हैं तो वो एक संविधान का किताब ले जाते हैं, और इसलिए ले जाते हैं, वो दिखाते हैं कि हम कितने बड़े संविधानवादी हैं। अगर उतने ही बड़े संविधान को मानने वाले हैं तो आज संवैधानिक संस्था पर वे लगातार सवाल क्यों उठाते हैं, चाहे वह इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वह ईडी हो, चाहे वह सीबीआई हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक संस्था हो। तो इनको तो न तो संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, न अपने देश के पीएम पर भरोसा है, न अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा है। इनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा है ट्रंप पर। ट्रंप ने क्या कह दिया उसको लेकर वे राहुल गांधी देश विरोधी बयान भी दे देंगे, जिसमें आपने पिछले बार सुना होगा कि ट्रंप की तरफ से बयान आया कि भारत का इकोनॉमी डेड है। इस प्रकार के बयान दिया गया था ट्रंप के द्वारा, और इसको लेकर जब मीडिया के द्वारा राहुल गांधी से बात किया गया
तो सेम ट्रम्प के बातों पर ही उन्होंने यकीन किया कि हाँ, भारत का इकोनॉमी डेड है। यानी भारत का इकोनॉमी आज वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है और भारत की इकोनॉमी राहुल गांधी को डेड लग रहा है। यानी जिसकी पार्टी आज डेड करते जा रही है, आज उन्हीं को लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड होते जा रही है। भारत का तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर ट्रिपल पी में आप देखें तो भारत भी 2nd नंबर पर है। फिर भी लग रहा है राहुल गांधी को कि भारत का जीडीपी इकोनॉमी डेड हो गया है। यानी जब कांग्रेस के काल में भारत का जीडीपी इकोनॉमी 10वें नंबर पर था तो उस टाइम जीवित था भारत का इकोनॉमी। लेकिन जब आज 2014 के बाद एनडीए शासन में भारत का इकोनॉमी हो गया है 3rd नंबर पर, लार्जेस्ट नंबर पर आ गया है, तो आज इकोनॉमी डेड हो गया। इस प्रकार के तो देश विरोधी बयान देने में आगे रहते हैं विपक्ष के नेता, और ये इसमें अधिकतर कांग्रेस के ही नेता दिखाई देते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे किसी भी बड़े नेता हो कांग्रेस के। वे देश विरोधी बयान देने में सबसे आगे रहेंगे, देश को तोड़ने वाले बयान देने में। और इनको ज़्यादा, कांग्रेस को अपने देश के नेता से ज़्यादा भरोसा है विदेशी पर। इनको ये नहीं सुनना है कि हमारे देश के पीएम, हमारे देश के होम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा सुनना है कि ट्रम्प ने क्या बोल दिया। और ये सुनेंगे भी, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है ना, ये कांग्रेस पार्टी विदेशियों का ही देन है, और विदेशी से भी ये चंदा भी लेते हैं। सोरोस नाम सुने होंगे, उससे चंदा भी लेते हैं और उन्हीं के द्वारा चलता भी है। ये विदेशी पार्टी है, तो इसलिए ये भारत के एजेंडे पर ये खरे नहीं उतरते हैं। ये भारत को हमेशा वैश्विक स्तर पर नीचे दिखाने में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति होती है। अगर इस देश का भला करना हो तो देश के हर एक पार्टी को अपनी स्वार्थ की राजनीति से हटकर ऊपर आना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से आज इस वैश्विक राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक नव उपनिवेशवाद बनाने की राह पर चल दिया है, एक दिन भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आज देश के तमाम विपक्षी नेता को भी अपने सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना होगा और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। ये नहीं कि आज उन्होंने ये बोल दिया तो हम उसी पर लगे हैं दिन भर, आज उन्होंने ये कर दिया तो उसी को हम लेकर हंगामा कर रहे हैं संसद में, तो इससे देश नहीं चलेगा। तो तमाम विपक्षी पार्टियों से भी आग्रह होगा और सत्ता पक्ष के भी पार्टियों से भी आग्रह होगा कि देश हित, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखिए और उसके बाद किसी भी डिसीजन को लीजिए, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट विदेशों से करवाना हो तो उस क्षेत्र में हो। तो देश सबसे पहले होना चाहिए, सर्वप्रथम देश होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी परिवारवादी राजनीति को देखें
आप अपने दलगत राजनीति को देखें, आप अपने स्वार्थ की राजनीति को देखें।